हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सबकी बेहद पसंदीदा स्टोरी खूनी चुड़ैल का दूसरा और आखिरी भाग लेके। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी, और अगर कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको मेरी लेटेस्ट कहानियों की अपलोड्स की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप उन कहानियों को सुन सकेंगे। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस कहानी का पिछला भाग नहीं सुना है तो पहले उसे सुन ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वरना आपको आगे की कहानी समझ में नहीं आएगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं आगे की कहानी। उसने अपने मुंह से चुड़ैल शब्द निकाले ही थे कि उसने देखा कि सड़क के किनारे पीपल का पेड़ था। वहां उसे कोई आकृति दिखाई दी। ओह, मैं तो खामखा ही डर गया था। शायद उस औरत को शौच लगी हो, इस वजह से उधर जा रही हो। बेचारी शर्म के मारे मुझसे कुछ न कह पाई हो और दुपट्टा के गिरने का बहाना बनाया ताकि मैं बाइक रोक सकूं। ये कहने के साथ उसने अपनी खोपड़ी को अपनी हथेली से दूसरी तरफ घुमाया और उसके वापस आने का इंतज़ार करने लग गया। जब काफ़ी देर तक वो महिला लौट के नहीं आई तो वो बोला, ओह, काफ़ी देर हो गई। कहीं वो महिला किसी परेशानी में तो नहीं है? मुझे चलकर देखना ही होगा। ये कहकर राजीव उस पीपल के पेड़ की तरफ चल पड़ा। अगले ही पल वो पीपल के पेड़ के करीब था। उसने पीपल के पेड़ के चारों तरफ सूक्ष्म निरीक्षण किया, लेकिन उसे वो महिला कहीं नहीं मिली। वो थककर पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया कि तभी अचानक उसके चेहरे पर कुछ तरल पदार्थ सा गिरा। उसने उसे छूकर सूंघने की कोशिश की तो तेज बदबू सी आई। उसने मोबाइल का फ्लैशलाइट ऑन करके देखा तो उसके होश ही उड़ गए और वो चीख पड़ा, खून! ये तो खून है, लेकिन ये कहाँ से? ये कहते ही उसने अपनी खोपड़ी ऊपर की ओर देखकर वो अवाक रह गया कि ऊपर काली साड़ी में कोई औरत गले में फांसी का फंदा लगाकर लटकी हुई थी। उसकी जीभ उसकी ठुड्डी से नीचे तक लटक रही थी, जिससे खून का रिसाव चालू था, और वही खून की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ी थी। उसने फिर ध्यान से देखा तो उस औरत के पांव बिल्कुल विपरीत दिशा में मुड़े हुए थे। वो औरत ऊंचाई पर लटकी हुई थी, जिसकी वजह से उसकी टांगों को वह आसानी से देख पा रहा था। वो घबराकर वहां से भागने को होता है कि तभी उसको ठोकर लगती है और औंधे मुंह गिर पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो पलटता है, उसकी नज़र फिर उस फांसी पर लटकी हुई उस औरत पर पड़ती है, जिसे देखकर वो फिर से चीख उठता है, अरे, ये तो वही काली साड़ी वाली औरत है जिसने मुझसे लिफ्ट मांगी थी और मुझे यहाँ तक ले आई थी। इसका मतलब ये कोई अबला नहीं, चुड़ैल है। उसने इतना कहा ही था कि तभी पेड़ पर लटकी चुड़ैल की आंखें खुल जाती हैं और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है। उसके ठहाके से पूरा वीराना दहल उठता है। वो जैसे ही उठकर भागने को होता है कि तभी वो चुड़ैल का जिस्म उसके ऊपर गिर पड़ता है। अपने लंबे लंबे नाखूनों से वो राजीव के चेहरे को किसी जंगली बिल्ली की तरह नोच डालती है। अब राजीव की चीख से वो वीराना दहल उठता है। किसी तरह वो पूरी ताकत से उस चुड़ैल को धक्का देता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन ये क्या, वो लाख कोशिश करने के बावजूद भी अपने शरीर को अपनी जगह से हिला नहीं पाता। उसके बदन पर खुद उसका ही नियंत्रण नहीं रह गया था, मानो जैसे किसी ने उसके जिस्म पर अपना कब्जा कर लिया हो। वो कठपुतली की भांति वहां लेटे लेटे अपनी मौत का मंजर देख रहा था। वो चाहता था कि जोर से चीखे और वहां से भाग खड़ा हो, लेकिन वो अपनी बेबसी के आगे विवश था। सिवाय सोचने के और कोई भी चारा नहीं बचा था। अगले ही पल वो चुड़ैल उसकी छाती पर बैठ जाती है और चीख कर कहती है, मूर्ख, तू नहीं, तेरी मौत यहाँ खींच कर लाई है। तेरा दोस्त अपनी चालाकी से बच तो गया, लेकिन उसने तुझे मरने के लिए मेरे पास भेज दिया है। अब आखिरी बार अपने इष्ट देव को याद कर ले, क्योंकि मैं अब तेरे खून से अपनी प्यास बुझाऊंगी। तेरे लाल लाल गाढ़े रक्त से ही मुझे तृप्ति मिलेगी। ये कहते ही वो चुड़ैल राजीव के जिस्म से एक झटके में उसके धड़ से कपड़े फाड़ देती है,
राजीव अपनी मौत को इतना समीप देखकर चीख पड़ता है। अरे दुष्ट चुड़ैल, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? भगवान के लिए मुझे छोड़ दे, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। ये आवाज़ उसके हलक में काफ़ी देर से अटकी पड़ी थी। चुड़ैल ने उसे ये आखिरी मौका दिया था कि उसके आखिरी शब्द गले में ही न अटके रह जाए। वो बार बार खुद को कोस रहा था कि वहाँ से किसी तरह मुक्त हो जाए, लेकिन उसका हर प्रयास विफल हो रहा था। साथ साथ उसके दिमाग में ये भी चल रहा था, ओह, तो जयंत ने इस चुड़ैल का सामना किया था जिसकी वजह से वो पसीने से तरबतर था। उससे पूछने पर भी इसीलिए नहीं बताया क्योंकि उसकी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता। उसे अपनी इस गलती पर पछतावा हो रहा था। उसके आंखों से अनायास ही आंसू निकल रहे थे जो बहते बहते उसके मुंह में जा रहे थे। आज इस नमकीन आंसू के पीछे का दर्द उसे अपनी मौत से चुकानी पड़ रही थी। अगले ही पल उस चुड़ैल ने अपने नुकीले नाखून उसकी छाती में घुसा दिए और उसकी छाती चीर डाली। राजीव असहनीय पीड़ा से तड़प उठता है और उसकी आंखें बाहर निकल जाती हैं, लेकिन वह दुष्ट चुड़ैल इतने पर भी नहीं रुकी। उसने राजीव के कलेजे को बाहर निकाला और चप चप करके खाने लगी। राजीव अपनी एड़ियां जमीन में रगड़ते हुए इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। इधर जयंत बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। वो बार बार राजीव के लिए चिंतित हो रहा था। वो जानता था कि राजीव को इन सभी बातों में विश्वास नहीं था। अब उसे उसकी जान की बहुत फिक्र हो रही थी। अब रह रहकर उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आ रहा था कि वो औरत अचानक कहाँ गायब हो गई। क्या वो सच में चुड़ैल थी? क्योंकि ऐसा करना किसी आम इंसान के बस में नहीं था। यही सब सोचते सोचते वो रात के किसी वक्त नींद के आगोश में समा गया। उसे वो चुड़ैल सपने में दिखाई दी जिसमें वो उसके दोस्त राजीव की ओर चली आ रही थी, लेकिन करीब आते ही उसके रूप में भयावह परिवर्तन होता है, जिसके बाद वो खून पीने वाली एक भयानक दरिंदा बन जाती है, जिसके हाथों के नाखून खंजर के जैसे तेज और दांतों की पंक्ति में से आगे के 2 दांत चमगादड़ के जैसे तेज और बड़े थे जो खून में डूबे हुए थे, और आंखों का रंग गहरा लाल, बिल्कुल खून की तरह और निर्दयता से भरी हुई थी। ये सब देखकर मानो जैसे कि राजीव की सांसें थम चुकी थी और वह चुड़ैल धीरे धीरे राजीव के नज़दीक आ रही थी, लेकिन राजीव एक लाचार पेड़ के तने के जैसे असहाय महसूस कर रहा था और अपने आप को हिला भी नहीं पा रहा था। वो चुड़ैल राजीव के नज़दीक आ जाती है और वो उसके हाथ को ज़ोर से पकड़कर अपने तेज़ धार वाले दांतों को गड़ा देती है और खून पीने लगती है। राजीव अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है और बहुत चिल्लाने की भी, पर पूर्ण रूप से असफल रहता है और उसकी सांसें धीरे धीरे उखड़ जाती हैं। ये भयावह दृश्य देखने के बाद जयंत की नींद खुल जाती है और वह ज़ोर से चीखता है, बचाओ, कोई राजीव को उस चुड़ैल के हाथों बचाओ। वो अपने चारों ओर देखता है और फिर उसने अपने हाथ को देखा, पर उसे हर एक चीज़ साधारण नजर आई। तो फिर कहीं उसकी सांस में सांस आई। वो सोचता है कि ये सब उसका भ्रम था और वह पुनः सो जाता है, लेकिन जब वो सुबह उठता है तो उसे कुछ कमज़ोरी सी महसूस होती है। लेकिन वो कुछ ज़्यादा सोचे बिना जल्दी से राजीव को कॉल लगाता है, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ होने की वजह से बात नहीं हो पाई थी। वो फ्रेश होकर जैसे ही बरामदे में जाता है तो उसकी नज़र वहाँ मेज पर पड़े अखबार पर पड़ती है, जहाँ अखबार का पृष्ठ संख्या 3 खुला हुआ था और खबर छपी थी, खूनी चुड़ैल का एक और शिकार। इस खबर को विस्तृत में पढ़ता है। 22 वर्षीय नवयुवक वर्णी नदी के पास संदिग्ध स्थिति में मौत। युवक पास के ही अरंद ग्राम का निवासी माना जा रहा है। लाश पास के ही खेत में एक पीपल के पेड़ से लटकी हुई पाई गई। लाश की स्थिति इतनी बदतर थी कि उसके कुछ अंग शरीर से मौका वारदात पर नदारद थे। इसकी मौत की वजह कुछ लोग जंगली पशुओं को दे रहे हैं, तो कुछ लोग अंग तस्करी का हाथ बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ स्थानीय निवासी इसे उस चुड़ैल का प्रकोप बता रहे हैं, जो अक्सर रात्रि को इस वीराने में लालटेन लेकर भटकती रहती है। ये खबर पढ़ने के साथ जयंत वहाँ से सीधे भागता हुआ अपने कमरे में आ जाता है और अंदर से कुंडी लगाकर उसने अपने आप को घर के अंदर ही कैद कर लिया। वो अपने दिल की धड़कनों की गूंज पूरे कमरे में सुन रहा था। कब
घबराहट में अपने सिर के बालों को खींच रहा था। 3-4 दिन बीत गए, लेकिन अभी तक उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आ रहा था कि उस दिन वो बारात में क्यों चला गया। चलती हुई बाइक से वो चुड़ैल कैसे गायब हुई। वो चाहता तो राजीव की जान बचा सकता था, लेकिन ये सपना एक रात का नहीं था, बल्कि ये कहानी अब हर रोज और हर रात की बन चुकी थी। हर रात को यही सब होता और सुबह उठता तो फिर उसे कमजोरी सी महसूस होती। ऐसा होते होते 6 दिन और बीत गए। जनवरी के आखिरी हफ्ते में जयंत की माँ उससे मिलने आती है। उसकी माँ मिर्ज़ापुर में सरकारी विद्यालय में सहायक अध्यापिका के पद पर शिक्षिका थी। वो अक्सर महीने के अंत में एक बार अपने गांव अरंद अवश्य आती थी। जैसे ही माँ की नज़र जयंत पर पड़ती है तो वो देखकर चौंक जाती है, क्योंकि जयंत का शरीर बहुत ही कमज़ोर और सूख सा गया था। वो जयंत से आश्चर्यजनक रूप से बोलती है, क्यों बेटा, तू इतना कमज़ोर और दुबला पतला कैसे हो गया? क्या हो गया है तुझे? पता नहीं माँ, हो सकता है कि खेत में ज़्यादा काम की वजह से कमज़ोर हो गया हूँ। बेटे, खेतों के काम तो तू बचपन से ही करता आ रहा है, लेकिन तू पहले ऐसा कमज़ोर कभी नहीं दिखा मुझे। तुझे देखकर ऐसा लग रहा है मानो तेरे शरीर में खून ही ना हो। माँ, तुझे तो मैं हमेशा कमज़ोर ही लगता हूँ। तू जब जब आती है मुझे ऐसा ही कहती है, लेकिन इस बार की कमज़ोरी कुछ अलग नज़र आ रही है। ये कहकर माँ शांत हो जाती है। वो अंदर ही अंदर अब चिंतित हो चली थी। उसे संदेह हो गया था कि जयंत किसी गंभीर बीमारी की चपेट में आ चुका है। जयंत के पापा एक रात खेत में गए थे और वो तब से आज तक लापता हैं। उस रात उन्हें खेत की तरफ सबने जाते देखा था, लेकिन आते किसी ने नहीं देखा था। जितने लोग उतनी मुंह बातें। इतने वर्षों के बाद लगभग सभी ने उनके वजूद को भुला ही दिया था, लेकिन जयंत की माँ की आंखों को आज भी उनके वापस आने का इंतज़ार था। जयंत अपने ताऊ जी के परिवार के साथ ही यहाँ रहता था और घर की सारी जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाता चला रहा था। उसे अपने गांव की मिट्टी से बहुत प्रेम था और अपने पिता से बहुत लगाव, जिसकी वजह से वो अपने पैतृक घर को छोड़ना नहीं चाहता था। रात को दोनों एक साथ खाना खाकर सो गए। उस रात को भी जयंत को वही सपना दिखाई देता है। तो फिर वो सुबह होते ही उस सपने के बारे में माँ को बताता है। माँ उसके सपने को नज़रअंदाज करे बिना वो गांव के एक ओझा, जिसका नाम लल्लन ओझा था, उससे मुलाकात करती है और उसे ये सब बतलाती है और मदद करने के लिए मिन्नतें करती है। तुम्हारे लड़के के ऊपर एक चुड़ैल का साया है जो हर रात आकर उसका खून पीती है। जब तुम्हारा लड़का अर्धचेतन अवस्था में होता है तो उसे ये सपने के जैसा लगता है। तुम उसके हाथ पर हल्दी का उपटन करना तो उस चुड़ैल के दांतों के द्वारा काटे और उसके पकड़ने से बने चिन्ह जो अदृश्य हैं वो दृश्य हो जाएंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं कल उसे देखते ही समझ गई थी कि इसके शरीर में रक्त की कमी हो गई है। उसकी आंखों के नीचे काले रंग के गहरे और काले धब्बे बन गए हैं। लल्लन जी, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ अबला पर। आप मेरे बेटे को उससे बचा लीजिए, कुछ उपाय बताएं। लल्लन ओझा, देखो मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें खुद को बहुत मजबूत करना होगा। मैं जैसा जैसा कहूँगा ठीक वैसा ही करना होगा, अन्यथा उस चुड़ैल का शिकार तुम भी हो सकती हो। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है लल्लन जी, बस मेरा बेटा जयंत पहले की तरह हो जाए। देखो, कल अमावस्या की रात है। कल की रात उसकी ज़िंदगी का फैसला होगा। कल की रात उसकी शक्तियाँ और भी प्रबल हो जाएंगी। वो चुड़ैल चाहेगी कि कल जयंत को अपने वश में करके हमेशा के लिए अपनी दुनिया में चली जाए। लेकिन तुम चिंता न करना, बस कल अमावस्या की रात तुम अपने बेटे जयंत को किसी तरह से लेकर यहाँ आना, ताकि उस चुड़ैल से छुटकारा मिल जाए। फिलहाल अभी ये लाल रंग का धागा लो जो अभिमंत्रित है, इसे अपने बेटे की दाहिनी भुजा पर बांध देना, जिससे वो चुड़ैल उसके निकट भी नहीं आ सकेगी, और वो अगर आसपास होगी तो वो चुड़ैल उसे दिखाई देने लगेगी। और जैसे ही वो दिखाई दे तो एक कलश उसके सामने करने के बाद इसका ढक्कन खोल देना और ये मंत्र उच्चारण कर देना तो वो इस कलश में समा जाएगी, और इसके बाद कलश का ढक्कन लगा देना तो वो चुड़ैल इसमें कैद हो जाएगी।
लेकिन जैसे ही ये कार्य कर लो तो ध्यान रखना ठीक उसी वक्त वो कलश लेकर तुम लोग मेरे पास आ जाना, तो फिर मैं उस चुड़ैल को हमेशा हमेशा के लिए भस्म कर दूंगा। इस बात की सावधानी रखना कि गलती से भी वो ढक्कन न खुले, अन्यथा मैं उस चुड़ैल का बाल भी बांका नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल बाबा, मैं आपके बताए अनुसार ही सारे कार्य करूंगी। माँ इतना कहकर वो तुरंत लल्लन ओझा से वो मंत्र एक कागज पर लिख लेती है। लल्लन ओझा को दोनों हाथ जोड़कर घर की ओर निकल जाती है। वो घर पहुंचकर उस रात को उसे अपने कमरे में ही सोने के लिए कहती है। जयंत पर बारीकी से नज़र रखती है। उस रात जयंत ने कोई ख्वाब नहीं देखा। पूरी रात जागे होने की वजह से सुबह किसी वक्त उसकी माँ को नींद आ जाती है। बचाओ बचाओ, मुझे इस चुड़ैल से बचाओ। अचानक इस आवाज़ के साथ दोनों झटके से उठ खड़े होते हैं। जयंत का मुंह खुला हुआ है और पसीने से पूरा जिस्म भीगा हुआ है। वो सामने की तरफ देखता हुआ कांप रहा था। जयंत की माँ उसे गले लगा लेती है। कुछ देर बाद जब वो सामान्य होता है तो उसकी माँ कहती है, क्या हुआ बेटे, तुमने वो सपना फिर से देखा क्या? माँ, मैंने आज सपने में अजीब सा देखा। उस चुड़ैल ने मुझे और मेरे दोस्त राजीव रंजन को मारकर किसी सुनसान खेत के पास पीपल के पेड़ में एक रस्सी को गले में बांधकर लटका दिया है। मैं बार बार बचाने की आवाज़ लगा रहा हूँ, लेकिन कोई भी मेरी मदद नहीं कर पा रहा है। ये कहते ही जयंत दोबारा अपनी माँ के गले लग जाता है। उसे उस वक्त डरा हुआ देखकर उसकी माँ उसे लल्लन ओझा वाली बात नहीं बताती है। पूरे दिन उसकी माँ उस पर कड़ी नज़र रखती है। जैसे ही सूर्यास्त होता है, उसकी माँ जयंत से कहती है, बेटे जाओ और जल्दी से स्नान करके आओ, तुम्हें कुछ ज़रूरी बात बतानी है। ये सुनकर जयंत नहाने के लिए चला जाता है। वो थोड़ी ही देर में नहाकर आ जाता है। जयंत की माँ लल्लन ओझा के द्वारा बताई हल्दी लेपन की प्रथम विधि को करती है। ऐसा करते ही थोड़ी देर के बाद जो सामने परिणाम आया, वो सब देखकर दोनों के होश फाख्ता हो गए। जयंत के दाहिने हाथ और गले में 2 दांतों के द्वारा काटने के निशान थे। वो साफ साफ दिखाई दे रहे थे। जयंत की माँ ने जयंत को अब सब कुछ बताया जो लल्लन ओझा ने कहा था, और फिर वो धागा जयंत की दाहिनी भुजा पर बांध दिया। लेकिन उन दोनों को ये मालूम नहीं था कि दीवारों के भी कान होते हैं। उसी कमरे के किसी कोने में उन दोनों की बातें और उपाय कोई सुन रहा था। ये सब बातें जो जयंत की माँ ने उसे बताई, वो सब बातें वो चुड़ैल वहीं पास में बैठी हुई सुन रही थी। धागा बांधते ही कुछ क्षण के पश्चात वो दृश्य होकर सामने आ जाती है, और फिर जयंत जैसे ही उस कलश को उठाने की कोशिश करता है, उसके पहले ही वो चुड़ैल उस कलश को कहीं दूर जगह छिपा देती है और अदृश्य हो जाती है। काफ़ी मशक्क़त के बाद उन्हें वो कलश घर के किसी कोने में प्राप्त होता है। जयंत की माँ जैसे ही उस मिट्टी के कलश को उठाने के लिए बढ़ती है कि तभी अचानक वो कलश हवा में 4 फीट ऊंचा उड़ता है और धरती पर गिरकर टूट जाता है। ये दृश्य देखकर दोनों डर जाते हैं और जयंत की माँ लल्लन ओझा को ये पूरी घटना फ़ोन पर बताती है। उसकी पूरी बात सुनने के बाद लल्लन ओझा कहते हैं, देखो घड़ी में रात के 8 बजे का वक्त हो चला है। ठीक 3 घंटे बाद उसकी शक्तियाँ इतनी प्रबल हो जाएंगी कि उसका सामना करना मुश्किल हो जाएगा। जितनी जल्दी हो सके यहाँ मेरे पास पहुँचो, तब तक मैं दूसरे कलश को उसे कैद करने योग्य बनाता हूँ। जी लल्लन जी, हम बस 20 मिनट में आपके पास पहुँच जाएंगे। ये कहते ही जयंत की माँ फ़ोन रखकर तुरंत अपने घर से पड़ोस के गांव कैथल में लल्लन ओझा के घर के लिए अपनी कार में बैठकर जयंत के साथ निकल पड़ती है। लल्लन ओझा पड़ोस के गांव कैथल का ही रहने वाला था, जो जयंत के गांव अरंत से 5 किलोमीटर की दूरी पर था। जयंत कार ड्राइव कर रहा था तो बाजू में उसकी माँ बैठी हुई थी। अभी गांव से निकले मुश्किल से 2 किलोमीटर ही हुआ था कि तभी अचानक किसी की आवाज़ आई, अरे मुझे कहाँ लिए जा रहे हो, मुझे उतार तो दो कम से कम। ये शब्द सुनते ही दोनों के दोनों चौंक जाते हैं और एक साथ बोल पड़ते हैं, तुम कौन हो और कार के अंदर कैसे आई? खुद ही पलटकर क्यों नहीं देख लेते कि मैं कौन हूँ? यह आवाज़ जयंत को जानी पहचानी लगती है। इससे पहले कि वो समझ पाता कि यह आवाज़ किसकी हो सकती है कि तभी उसकी माँ पीछे पलटने को हुई। यह देखकर जयंत जोर से चीखा,
नहीं, बिल्कुल नहीं। माँ, भूल कर भी पीछे मत देखना। ये वही शातिर चुड़ैल है जिसने नाक में दम किया हुआ है। भूल से भी पीछे देख लिया तो ये अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएगी। ये सुनते ही उसकी माँ वहीं रुक गई और उसने पीछे ना देखते हुए कार के रियर व्यू मिरर में देखा तो उसे वहाँ कोई भी औरत नजर नहीं आई। ये देखते ही वो समझ गई कि जयंत बिल्कुल सच कह रहा था। तो तुम दोनों नहीं मानोगे, तुम्हारा हाल भी उसी कलश की तरह होगा। मैं कहती हूँ गाड़ी रोको, नहीं तो पीछे देखो। उस चुड़ैल की बात सुनते ही जयंत ताव में आ जाता है, क्योंकि आज वो अकेले नहीं था, उसके साथ उसकी माँ भी थी। जयंत गुस्से में बोलता है, तुझे जो करना है कर ले, मैं आज भी तेरी बात नहीं मानने वाला। भुगतोगे, सबके सब भुगतोगे इसका परिणाम। ये कहते वो ऊनी कर्कश हंसी के साथ हंसती है कि ठीक अगले ही पल धाड़ ये आवाज़ के साथ अचानक जयंत ने तेज ब्रेक मार के कार रोक दी। जयंत के कार के विंड ग्लास पर खून की छींटों से लाल हो चुका था। उस चुड़ैल की अपनी दुष्शक्तियों के दम से रास्ते में एक जानवर को मारकर कार की बोनट पर फेंक दिया था। अचानक से गिरे उस मृत जानवर को देखकर जयंत कार को रोककर जैसे ही बाहर निकलने को होता है, उसकी माँ उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। खबरदार जो इस कार से बाहर निकले तो। ये इस चुड़ैल की चाल है कि हम तय वक्त पर लल्लन ओझा से न मिल पाए। तुम्हें ये रक्षा कवच होने की वजह से प्रत्यक्ष रूप से हानि तो नहीं पहुंचा सकती, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हानि पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसलिए पुत्र, तुम अब सावधान हो जाओ और आगे बढ़ो। जयंत साइड विंडो से बाहर झांकते हुए देखता है और अपनी माँ से कहता है, लेकिन माँ, कार के अगले पहिए के नीचे कोई काले रंग का कुत्ता दबा पड़ा है। उसके धड़ के ऊपर मेरे कार का अगला टायर चढ़ा हुआ है और उसका सिर कट कर कार के बोनट पर है। मत भूलो कि ये उस चुड़ैल का छलावा भी हो सकता है। यदि उसका सिर कार के बोनट पर है तो इसका मतलब वो मर चुका है, और मरे हुए पशु पर अभी दया करोगे तो हम दया के पात्र बन जाएंगे। तुम बस किसी तरह यहाँ से निकलने की कोशिश करो। ये सुनते ही जयंत ने कार को थोड़ा पीछे किया और स्पीड के साथ आगे बढ़ता हुआ उस जानवर के जिस्म पर फचाक की आवाज़ करता हुआ कार को भगा देता है। इस घटना के बाद वैसा कुछ नहीं होता जिससे दोनों विचलित हो जाए। थोड़ी ही देर में जयंत की माँ जयंत को साथ लेकर बाबा के घर पहुँच जाती है। जैसे ही अंदर पहुँचते हैं, सामने लल्लन ओझा सारी तैयारी के साथ वहाँ इंतज़ार कर रहा होता है। जैसे ही लल्लन ओझा की नज़र उन दोनों पर पड़ती है, वो सामने बने सफ़ेद गोल घेरे में जयंत को कलश लेकर बिठा देता है और हिदायत देते हुए कहता है, देखो, जब तक मैं आदेश न दूं, इस घेरे से बाहर नहीं आना। मैं जैसे यहीं अपने मंत्र खत्म करूँगा, तुम तुरंत इस कलश के ढक्कन को खोल देना और उस चुड़ैल के इसके अंदर समाते ही ढक्कन बंद कर देना। इतना सुनते ही उसने हामी में अपना सिर को हिला दिया और उस सफ़ेद घेरे में उस कलश को लेकर बैठ गया। उसके बैठते ही जो मंजर उनकी आंखों के सामने था, वो देखकर वे दोनों बहुत घबरा जाते हैं। उतने में ही बीच में वो चुड़ैल ना जाने कहाँ से वहाँ आ जाती है। उसको आया देखकर जयंत की माँ घबरा जाती है और डर के मारे ज़मीन पर गिर पड़ती है। उनके इस तरह गिरते ही वो चुड़ैल भी आसपास कहीं नज़र नहीं आती। मरोगे, सबके सब मरोगे आज। अचानक जयंत की माँ अजीब से आवाज़ निकालती हुई दोनों की तरफ घूरने लग जाती है। दोनों के कुछ समझ नहीं आता कि क्या हुआ। लल्लन ओझा ने जब जयंत की माँ की तरफ देखा तो उसकी माँ की आंखें चढ़ी हुई हैं, जीभ ठुड्डी तक लटकी हुई थी और वो बहुत तेज़ तेज़ सांसें ले रही थी। लल्लन ओझा ने ये हुलिया देखा तो उन्हें ये समझते देर न लगी कि अब उसके अंदर एक भयानक चुड़ैल समा चुकी है। वो चुड़ैल अट्टहास करती हुई जयंत की ओर बढ़ रही थी। ये सब देखकर लल्लन ओझा उसे पकड़ लेते हैं और आगे जाने से रोकते हैं। अचानक उस चुड़ैल के हाथ बढ़ने लगते हैं और वो उस घेरे के अंदर बिना गए ही जयंत के हाथ में रखे हुए कलश को पकड़ लेती है और दूसरे हाथ से लल्लन ओझा को पकड़ते हुए हवा में 4 फुट ऊपर ढकेल देती है। लल्लन ओझा उस कमरे में पड़ी कोने में लकड़ी के टेबल पर गिर पड़ते हैं। वो दोबारा हिम्मत जुटाकर अपने शरीर को घसीटते हुए बोलते हैं, जयंत बेटे,
वो चुड़ैल इस घेरे के अंदर नहीं जा सकती थी। उसे इस बात की जानकारी थी, इसलिए उसने अब तुम्हारे माँ के शरीर में पनाह ली है और वो कलश को तुमसे हथिया कर फिर से नष्ट करना चाहती है। ये कलश जिसके हाथ में होता है उसे ही वो मंत्र बोलना पड़ता है, इसलिए जल्दी से उस मंत्र का उच्चारण करो ताकि वो इस कलश में कैद हो सके। ये सुनते ही जयंत लगभग रुआसी आवाज़ में बोला, लेकिन ओझा जी, वो मंत्र बहुत लंबा है और मैं बिना पढ़े नहीं बोल सकता। वो पर्ची मेरे शर्ट की जेब में पड़ी है, मुझे इससे मुक्त करवाओ तभी मैं पढ़ पाऊंगा। लल्लन ओझा खुद को बहुत ही बेबस समझ रहे थे। उन्हें इस कलश के अंत के साथ सभी का अंतिम नजर आ रहा था। उन्होंने इस अनहोनी के बारे में सोचा ही नहीं था कि वो धुर्त चुड़ैल ऐसा कुछ कर बैठेगी। अचानक उस चुड़ैल ने जयंत के हाथों से वो कलश ले लिया और बोली, बड़े आए थे मुझे मुक्ति दिलाने वाले, आओ अब तुम सबको इस मिट्टी के कलश की तरह मुक्त करूंगी। ये कहते ही उस चुड़ैल ने उस कलश को हवा में फिर से उछाल दिया। ये दृश्य देखते ही दोनों के आंखों में अनायास ही आंसू छलक उठे। तभी लल्लन ओझा ने अपनी जिस्म की सारी ऊर्जा एकत्रित की और उछलते हुए कलश को जमीन पर गिरने से पहले ही लपक लिया। उस कलश को जयंत की तरफ उछालते हुए बोले, बस दुष्ट, अब बहुत हुआ तेरा छलावा, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। ये कहने के साथ वहीं पास में पड़ी झाड़ू पर कुछ अक्षत और काले तिल को फेंकते हुए ये मंत्र बुदबुदाते हैं। ये मंत्र उच्चारण करने के बाद लल्लन ओझा उसे झाड़ू से मारते हैं। उस झाड़ू के पड़ते ही वो दर्द से कराह उठती है, मानो जैसे उसे कोई चाबुक से मार रहा हो। जयंत के ये समझ में तो नहीं आ रहा था कि ये झाड़ू का कमाल है या चाबुक का, लेकिन जिसका भी असर था अब वो लगभग खुश सा दिख रहा था। बोल, तू कौन है, कहाँ से आई है, क्यों तंग कर रही है इस मासूम को, बता इसने क्या बिगाड़ा है तेरा। ये कहते ही लल्लन ओझा उस पर झाड़ू से टूट पड़ते हैं, लेकिन वो चुड़ैल सिवाय चीखने के कुछ भी नहीं कर रही थी। अचानक उसने मुंह खोला और बोली, नहीं छोड़ूंगी किसी को, नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी। ये कहकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। अब बड़ी विचित्र स्थिति बन चुकी थी। कभी वो झाड़ू के प्रहार से होने वाले दर्द से बिलखती, तो कभी वो अट्टहास करके यूं हंसती जैसे उस पर इन सब का कुछ असर नहीं होने वाला। बात न बनता देख अगले ही पल लल्लन ओझा खड़े होते हैं और कोने में पड़ी कांच की शीशी लेकर आते हैं। उन्होंने उस बोतल का ढक्कन खोला और बूंद बूंद उसकी खोपड़ी पर टपकाने लगे। जैसे ही पहला बूंद उसके जिस्म पर पड़ा, वो आग से तड़पने लगी, मानो जैसे 440 वोल्ट की बिजली प्रवाहित कर दी गई हो। वो तड़पते तड़पते बोली, ठहरो ठहरो, मैं सब बताती हूँ। लेकिन क्या, बोल जल्दी बोल, वरना कर दूँ तुझे भस्म। लेकिन मेरी एक इच्छा पूरी करो। कैसी इच्छा, बोल जल्दी बोल, अब तू क्या चाहती है। मुझे एक कटोरा खून चाहिए, लाल और गाढ़ा खून, फिर मैं सब बता दूंगी जो भी तुम चाहते हो। किस्मत से लल्लन ओझा के घर के बाजू में ही दुकान थी, जहाँ से लोग मुर्गे और बकरे का मांस लेकर जाते थे। आसानी से वहाँ से एक कटोरे खून का इंतज़ाम हो गया। अगले ही पल लल्लन ओझा ने वो कहीं से भरी लबालब कटोरे को उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ले जा, जल्दी अपनी प्यास बुझा और बता तू कौन है। खून से भरे कटोरे को देखकर उसकी आंखें चौंधिया गई और उसने झट से उसके हाथों से छीनते हुए चप चप की अजीब सी आवाज़ करते हुए उस खून को पी जाती है। पीने के बाद वो कटोरे को घुमाकर लल्लन ओझा की तरफ फेंक देती है। लल्लन ओझा अगर समय रहते नहीं झुकता तो उसकी खोपड़ी पर ज़रूर लग जाती। वो वहीं से झुके झुके उस चुड़ैल को देखने लग जाता है। अचानक चुड़ैल ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है, हंसते हंसते फिर रोने लग जाती है। थोड़ी देर में जब वो शांत हुई तो बोलती है, मेरा नाम रानी है, मैं यहाँ से 150 किलोमीटर दूर स्थित किशनगंज में रहती थी। 21 वर्ष पहले मेरे जन्म होने के कुछ दिनों बाद ही मेरे पिता मुझे और मेरी माँ को छोड़कर पड़ोस की एक महिला के साथ भागकर दुबई चले गए। मेरी माँ ने मेरा लालन पालन बड़ी ही जिम्मेदारी से किया। वो सिलाई कढ़ाई के काम में निपुण थी। मैं अपनी माँ की इकलौती संतान थी। वो मुझे देखकर जी रही थी। मैंने अपनी ज़िंदगी के 17 बसंत देख लिए थे। मेरी माँ के साथ लाख बुरा हुआ हो, लेकिन उन्होंने किसी से अपने मुंह से शिकायत नहीं की।
मेरी माँ ने किसी का बुरा नहीं चाहा था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक दिन उनकी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आएगा जहाँ से वो मुझे हमेशा के लिए खो देंगी। आज से ठीक 4 साल पहले दिसंबर का महीना था और सर्द रात में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मेरी माँ की पिछले 7 दिनों से डेंगू से तबीयत खराब थी। ऊपर से 2 दिन से लगातार अनावश्यक रूप से बारिश ने बेहाल किया हुआ था। आधी रात को जब मेरी नज़र मेरी माँ पर पड़ी तो देखा वो ठंड से काँप रही थी। जब मैं उनके निकट गई तो उनका जिस्म बुखार से किसी जलती भट्टी की तरह तप रहा था। उनका इलाज सरकारी अस्पताल के एक डॉक्टर से चल रहा था जो पास के ही गांव में रहते थे। मैंने देखा कि उनकी दवाई खत्म हो चली थी। मैंने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, माँ, आपको तो बहुत तेज़ बुखार है, मैं पास के गांव के डॉक्टर से आपके लिए दवा लेकर आती हूँ। मेरी बात सुनने के बाद मेरी माँ कराहते हुए आवाज़ में बोली, लेकिन बेटी, इतनी रात हो गई है और बारिश भी बहुत तेज़ है, सुबह तक रुक जा, क्या पता मैं ठीक हो जाऊँ या बारिश रुक जाएगी। नहीं माँ, सुबह तक कहीं देर ना हो जाए, मेरे सिवा आपका है ही कौन, बारिश तो पिछले 2 दिनों से हो रही है। नहीं नहीं, अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकती। ये कहकर मैं वहाँ से उतनी तेज़ बारिश में निकल पड़ी। उस वक्त मेरी माँ ने बहुत मना किया, लेकिन मैंने उनकी एक न सुनी। पास का गांव जहाँ डॉक्टर रहता था मेरे गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर था। मेरे पास वहाँ जाने का कोई ख़ास साधन नहीं था, इसलिए मैं कुछ पैसे लेकर अकेले ही पैदल चल पड़ी थी। बारिश इतनी तेज़ थी कि मानो जैसे किसी प्रलय को निमंत्रण दे रही हो। मैं अपने दुपट्टे से मुंह और सिर को ढक कर चल रही थी। आज पहली बार ये रास्ता इतना सुनसान लग रहा था, मानो जैसे इधर भूतों का बसेरा हो। रात में तो इक्का दुक्का कुत्ते भी नजर आते थे। वो इस मूसलाधार बारिश की वजह से कहीं ना कहीं दुबके बैठे थे। बारिश की वजह से मैं सिर से लेकर पाँव तक अब भीग चुकी थी। अचानक मेरा पाँव किसी गड्ढे में पड़ा और मैं अपने शरीर पर संतुलन नहीं रख पाई और उस गड्ढे में गिर पड़ी। भगवान का शुक्र था कि गड्ढा ज़्यादा गहरा नहीं था। मैं दोबारा से उठकर खड़ी हो जाती हूँ, लेकिन मेरे इस तरह अचानक गिरने की वजह से मेरी मुट्ठियाँ खुल गई थी और जो पैसे मैं घर से लेकर आई थी वो वहीं गिर गए थे। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं दोबारा उन पैसों को ढूंढ नहीं पाई। मैं काफ़ी देर तक रोती रही। एक बार मेरे मन में आया कि मैं घर वापस लौट जाऊं, लेकिन माँ की दयनीय स्थिति देखकर खुद को दृढ़ किया और वापस खड़ी हुई। मैंने दुपट्टे से अपने बदन और अपने मुखमंडल को साफ किया। मेरा डॉक्टर के पास पहुंचना बहुत ज़रूरी था। मैं तेज़ कदमों से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ी जा रही थी। तकरीबन पौन घंटे में मैं डॉक्टर के घर के दरवाजे पर थी। मेरे बार बार दरवाज़ा खटखटाने की वजह से दरवाज़ा खुला और मुझे डॉक्टर देखते ही चौंक गए और बोले, अरे बेटी, तुम यहाँ इतनी रात क्या कर रही हो? तुम्हारी ये हालत किसने की? डॉक्टर साहब, वो माँ। मेरे इतना कहते ही डॉक्टर साहब बोले, रुको, पहले तुम अंदर आ जाओ फिर बताओ। उनकी ये सहानुभूति देखकर मुझे अच्छा लगा कि वो डॉक्टर होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी हैं। उन्होंने मेरी सारी परेशानी गंभीरता से सुनी और बोले, देखो बेटी, इस वक्त मैं तुम्हें कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ, इसे तुम जाते ही उन्हें दे देना। मेरा यकीन मानो, ये दवाइयाँ सुबह तक अपना असर दिखा देंगी और तुम्हारी माँ यकीनन पहले से बेहतर हो जाएगी। ये बोलने के साथ वो डॉक्टर देखते हैं कि मेरा ध्यान कहीं और था। उन्होंने मेरे कंधे को पकड़कर हिलाते हुए कहा, क्या हुआ? तुम कहाँ खोई हो? कुछ परेशानी है तो बोलो। डॉक्टर की बात सुनते ही मैंने संकुचित भाव से कहा, जी, बात ये थी कि मैं दवा के लिए पैसे लेकर आई थी, लेकिन वो मेरी लापरवाही की वजह से रास्ते में कहीं। इतना सुनते ही डॉक्टर बिदक गए और लगभग गुस्से में बोले, खबरदार, जो तुमने पैसों की बात की। मैं गरीब और असहाय लोगों से पैसे लेना पाप समझता हूँ। तुम ये दवा लेकर फटाफट जाओ ताकि समय से उनको दवा दे सको। मैं बस अभी जाती हूँ और उन्हें जाने के साथ ही दवाइयाँ दे देती हूँ। ठहरो, मेरी आखिरी बात सुनती जाओ। बाहर मौसम बहुत ख़राब है, ये लो छतरी लेकर जाओ और मेरी एक बात का ध्यान रखना। कौन सी बात डॉक्टर साहब? तुम्हारे पास एक बकरी है ना? हाँ जी। तो लेकिन क्या उसका? सुबह शाम तुम उनको 100 मिलीमीटर बकरी का दूध ज़रूर दो, क्योंकि तुम्हारी माँ को डेंगू है जिसमें मरीज़ की प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं।
इस रोग में बकरी का दूध रामबाण साबित होता है। ये सबसे कारगर दवाई है। अब तुम जाओ और कल शाम को बताना उनकी स्थिति में कितना सुधार हुआ। उनकी बात सुनकर मैं अपने गांव की तरफ रुख कर देती हूँ। रास्ते की सर्द हवा मानो मेरे शरीर को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी, लेकिन मैं इस ठंड की परवाह किए बिना निर्भीक चले जा रही थी। मेरे पैरों की आहट भी मुझे डरा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो अब मैं अकेले नहीं, मेरे पीछे कोई और भी है। थोड़ी देर में मुझे महसूस हुआ कि मानो जैसे मेरे पीछे पीछे कोई चला आ रहा हो। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि पीछे पलट कर देखूं। इतनी देर रात किसी के पीछे होने के एहसास और इस बारिश वाली ठंड के मौसम की वजह से मेरी सांसें भी जमने को हो गई थी। मैं थोड़ी दूर चली ही थी कि वो आहट मुझे अपने बिल्कुल करीब महसूस होने लगी। मैंने हिम्मत करके पीछे देखा तो मुझे कोई भी नज़र नहीं आया। मैं बार बार मुड़कर पीछे देख रही थी, लेकिन मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ। तभी अचानक मेरे आंखों पर रोशनी चमकी और मैंने अपनी दोनों आंखों को ढक लिया। जब आंखों को खोलकर देखा तो मैं चौंक गई। मेरे सामने एक बड़ी सी कार रुकी थी। कार के रुकते ही उसमें से कुछ बंदे फटाफट निकले और मुझे ज़बरदस्ती अमानवीय व्यवहार करने लगे। मैंने जब उस बात का विरोध किया तो मुझे उठाकर अपनी कार में बैठाकर वहाँ से रफू चक्कर हो गए। वो मुझे उस रात वहाँ से उठाकर वहाँ से 150 किलोमीटर दूर मिर्ज़ापुर के किसी भरहेता गांव में ले आए। उन वहशी दरिंदों ने मुझे वहीं किसी खंडहर में कैद करके रख दिया था। वो मेरे साथ कुछ दिन और कुछ रात तक मेरी इज्जत को तार तार करते रहे। मैंने लाख मिन्नतें की। मेरी माँ बीमारी से जूझ रही है, लेकिन उन कमीनों ने मेरी एक न सुनी। मैं 17 वर्ष की एक लड़की थी। उन चारों अधेड़ इंसानों के गुनाहों का भार नहीं झेल पाई और असहनीय पीड़ा को झेल न पाने की वजह से मैं भगवान को प्यारी हो गई। उन दरिंदों ने आनन फानन में मेरी लाश को वरुणा नदी से कुछ दूर जाने पर एक पीपल का पेड़ है और ठीक उसके पीछे कुआं है, वहां डाल दिया। जैसे वो मेरी लाश को उस कुएं में डालकर पीछे मुड़े थे कि वहां किसी शख्स को देखकर वो चौंक गए। वो शख्स और कोई नहीं, जयंत के पापा महेंद्र किशोर बलूच थे। उन्होंने मेरी लाश को ठिकाने लगते हुए देख लिया था। वो उन तीनों का विरोध करने लगे और बोले, देखो तुम सब ने ये ठीक नहीं किया और मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। मैं अभी पुलिस को जाकर सब कुछ सच सच बता दूंगा। उसकी बात सुनकर वो चारों उन पर बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और उसे समझाने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही वो चारों आगे बढ़े, उनमें से एक को देखकर जयंत के पापा चौंक जाते हैं और बोलते हैं, अरे ठाकुर वीरेंद्र प्रताप आप? ओह, तो आप हो इस घटना के पीछे। ये सुनते ठाकुर ज़ोर ज़ोर से हंसता है और बोलता है, जा मयंत, जा बोल दे पुलिस को। लगता है शायद तू भूल गया कि वो पुलिस को मैं जेब में लेकर घूमता हूँ, मगर तू ये कैसे भूल गया कि तू मेरे फेंके हुए टुकड़ों पर पल रहा है। पिछले 7 सालों से तेरे पे मूल से ज़्यादा तो सूद चढ़ चुका है। ये सुनने के बाद मयंत ठाकुर के पैरों पर पड़कर मिमियाते हुए स्वर में कहता है, लेकिन हुजूर, किसी की जान लेना अपराध है ना? तो अब तू मुझे सिखाएगा क्या सही है और क्या गलत? तुझे 7 दिन की मोहलत देता हूँ। यदि तेरे अंदर ज़रा सी भी ज़मीर जिंदा है तो मेरे सारे उधार चुकता कर। मैं अपने गुनाह कबूल कर लूँगा और खुद पुलिस के हवाले कर दूँगा। लेकिन यदि तू ऐसा न कर सका तो इसी कुएं में कूदकर तुझे जान देनी होगी। बोल, कबूल है? हाँ ठाकुर, मुझे कबूल है। मैं 7 दिनों के अंदर अपनी सारी ज़मीन बेचकर तेरा उधार चुकता करूँगा। ये सुनते ही ठाकुर उसे अपने पाँव से ठोकर मारता है और वहाँ से चला जाता है। उधर ठाकुर अपनी हवेली आते ही मयंक का हुक्का पानी बंद करवा देता है। मयंक की खेती से इतना अनाज की पैदावार नहीं हो पाती थी कि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, इसलिए उसकी पत्नी ठाकुर के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाया करती थी। मयंक की घरवाली अव्वल दर्जे की पढ़ाकू थी, इसीलिए उसने शादी करने से पहले प्रथम श्रेणी में बीए कर लिया था। लेकिन गरीब इंसान पढ़ाई करके ही सीमित रह जाता है और उसे एक उम्र तक विवाह करवाना जिम्मेदारी से ज़्यादा बोझ नज़र आने लगता है और समाज के बनाए गए उस ढांचे में खुद से सामंजस्य बैठा लेती है। 7 दिनों बाद भी वो ठाकुर का बाल बांका न कर पाया तो वो एक रात उस कुएं की तरफ चल पड़ा। वो काफ़ी देर लाचार और बेसहाय वहीं मौन खड़ा रहा और खुद से बोला, धिक्कार है मुझ जैसे गरीब का जो किसी को न्याय भी न दिला सका।
मैं जीते जी भी उस वैश्य ठाकुर का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इस धरती पर हम जैसे गरीब दुखियारों की भगवान भी सुनने वाला नहीं। मैं अब ऐसी जिल्लत की ज़िंदगी और नहीं जी सकता। ये कहते ही मयंक किशोर बलूच अपने साथ लाए मिट्टी के तेल को अपने जिस्म पर छिड़कते हुए आग लगा ली और उस कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। आज भी उनका और मेरे जिस्म के कंकाल वहाँ अपनी बेगुनाही साबित कर रहे हैं और मुक्ति के लिए फरियाद कर रहे हैं। उनकी आत्मा आज भी वहाँ भटक रही है और गांव के काफ़ी लोग ने वहाँ कुएं के आसपास आग जैसे गोले को जलते हुए देखा है, लेकिन पास जाते ही उन्हें कुछ भी एहसास नहीं होता। वो कुआं जिस जगह है वहाँ बहुत ही अजीब जगह पर है। वहाँ से मिर्ज़ापुर, बनारस, जौनपुर इन तीनों जिले की सीमा प्रारंभ हो जाती है। यहाँ अक्सर एक से एक अमानवीय कृत्य को देखते आए हैं, लेकिन कोई भी किसी के खिलाफ शिकायत नहीं करता। सबको अपने जान की पड़ी है, परंतु मैं उनकी तरह शांत या सब किस्मत का खेल मानकर चुप रहने वाले में से नहीं हूँ। मैंने ठाकुर और उसके 3 साथी को भी मौत के घाट उतार कर उसी कुएं में डाल दिया है। मैं आगे भी चुप रहने वाली में से नहीं हूँ। उस वीराने में जो भी रात को भटकेगा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी मैं सबको। ये कहकर वो लल्लन ओझा पर प्रहार करती है और उसके हाथ से झाड़ू छूटकर दूर गिर जाती है। वो चुड़ैल अचानक जयंत की माँ के शरीर से बाहर निकल जाती है और लल्लन ओझा के छाती पर बैठ जाती है और अपने नाखूनों को लल्लन ओझा के कंधे में घुसेड़ डालती है। लल्लन ओझा दर्द से बिलबिला उठते हैं, मगर वो चुड़ैल उनके कंधे से खून के कुछ बूंदें निकालकर लल्लन ओझा के चेहरे पर लगा देती है। अचानक से उसके जीभ लंबे हो गए और वो लल्लन ओझा के चेहरे पर लगे रक्त की बूंदों को चाटने लगती है, जैसे इस खून की बूंदों से उसकी तृष्णा मिट रही हो। वाह वाह, बस यही खून तो मुझे चाहिए। ये खून ही तो मुझे ऊर्जावान बनाता है और मुझे जवान रखता है। भला मैं इसे क्यों न चखूं? ये कहते के साथ वो अपने चारों नुकीले दांत लल्लन ओझा के कंधे में घुसेड़ देती है, जहां उसने अपने लंबे लंबे नाखून घुसेड़ दिए थे। एक बार पूरी जोर लगाकर लल्लन ओझा बोलते हैं, अरे मूर्ख, कब तक तमाशा देखेगा? अब जल्दी से अपनी ऊपर की जेब में से वो पर्ची निकाल और उस मंत्र का उच्चारण कर। ये चांडालन तब तक नहीं उठेगी जब तक इसकी प्यास नहीं बुझेगी। मैं तब तक इसकी प्यास बुझाता हूँ, लेकिन मेरे शरीर में सारे रक्त चूसने से पहले अपने कार्य को अंजाम दे देना। ये सुनते ही जयंत अपनी माँ की तरफ देखता है। वो निढाल सी ज़मीन पर पड़ी हुई थी। उसने एक लंबी सांस ली और फुर्ती से अपनी जेब से वो पर्ची निकालता है और उस कलश को ढक्कन को खोलकर उस मंत्र को ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लगता है। जैसे ही ये मंत्र खत्म होता है, वो चुड़ैल एक काले धुएं में परिवर्तित हो जाती है और किसी हवा की तरह उड़ती हुई उस कलश में समा जाती है। जयंत तुरंत उस कलश को ढक्कन लगा देता है। अगले ही पल लल्लन ओझा भी कराहते हुए उठ खड़े होते हैं। उनके उठते ही जयंत की माँ भी खड़ी हो जाती है और तीनों उसी वक्त कार में बैठकर वरुणा नदी के पास पीपल के पेड़ के पीछे वाले कुएं के पास जाते हैं। कुछ स्थानीय लोगों की मदद से वहाँ उस कुएं से लाशों को निकलवाते हैं, लेकिन वहाँ लाश की जगह कुछ कंकाल मिलते हैं जिनकी शिनाख्त कर ली जाती है। वहाँ उस कुएं में 5 नर और एक मादा कंकाल को उनके धर्म के अनुसार अंत्येष्टि करके इस लोक से मुक्ति दिला दी जाती है। उस कलश को उसी कुएं में डालकर मिट्टी से पूरी तरह कुएं को ढककर हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। जयंत और उसकी माँ लल्लन ओझा का आभार व्यक्त करते हैं और वापस अपने कार में पहुंच जाते हैं। ओ माँ, रात के 3 बज गए, लेकिन चलो शुक्र है कि उस चुड़ैल से पीछा तो छूटा। हाँ बेटे, चाहे लोग आज भी विश्वास करें ना करें, लेकिन यकीन के साथ कहती हूँ कि जब दुनिया में भगवान को मानते हो तो शैतान के वजूद को झुठलाना नहीं चाहिए। जिस तरह हम पॉजिटिव शक्तियों को चाहते हैं, उसी तरह हमें नकारात्मक शक्तियों के लिए भी हर पल तैयार रहना चाहिए। जयंत की माँ ने अभी इतना कहा ही था कि अचानक जयंत ने झटके के साथ अपनी कार रोक दी। अचानक इस तरह ब्रेक मारने से जयंत की माँ को सिर पर जोरदार चोट लगी और वो गुस्से में बोली, अरे अब क्या हुआ जो इस तरह से गाड़ी रोक दी? जयंत के मुंह से जब कोई जवाब नहीं आया तो उसने बेटे की तरफ देखा, जो सड़क की तरफ
उसकी उंगलियों से इशारा कर रहा था। जयंत की माँ ने देखा तो उसके होश फाख्ता हो गए। कोई औरत काली साड़ी में एक हाथ में लालटेन को थामे सड़क को पार कर रही थी। उस औरत ने पलक झपकते ही सड़क को पार कर लिया। दोनों तले उंगलियां दबोचकर उस औरत को देख रहे थे। वो अब धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। जयंत ने इस बार हिम्मत की और गाड़ी को रॉकेट की तरह भगाने लग गया। अब वो साया सड़क के बीचों बीच थी, लेकिन उसने कार रोकने की जगह उसको उससे उड़ा देना ही बेहतर समझा और एक्सीलेटर पर पाँव दबा दिए। अगले पल वो साया उस कार के आर पार निकल गया और जैसे वो कोई धुआं हो और निकलते निकलते कह गई, अरे बाबू, तनिक पीछे तो देख लो एक बार। उनकी माँ पीछे पलटने को होती है, तभी जयंत बोल पड़ता है, नहीं माँ, अब डरने की ज़रूरत नहीं है। अब उस चुड़ैल का खेल खत्म हो चुका है। जिसे तुमने देखा वो मात्र छलावा है और कुछ नहीं। ये सुनते ही दोनों एक साथ हंस पड़ते हैं। काफ़ी समय के बाद दोनों एक साथ हंसते हुए अच्छे लग रहे थे। कुछ अनिष्ट न होने पर दोनों हल्की सी मुस्कान और खुशी के साथ अपने घर की ओर चले जाते हैं। कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ एक नए वीडियो में कुछ नई और डरावनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।